नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर से इंडिया उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 7 फेरों की दोस्तों चौथा जो फेरा है उसमें आप सभी का स्वागत है। पूरी शिद्दत से चौथा फेरा लगवाना सबसे महत्वपूर्ण फेरा होता है दोस्तों। चौथा फेरा क्या, फोर्थ जो फेरा है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आइए आप सभी का ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडली काक्षा है। आओ मैदान के अंदर पेपर की खोपड़ी में छेद करते हैं। बिल्कुल मेरे साथ में प्रियंका, सावित्री, विवेक, सुधा, अब्बास, कन्हैया, अशोक, समृत, रंजन, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तू हंस तू मुस्कुरा, क्या तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे और तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। चलिए आगाज करते हैं दोस्तों चौथे फेरे का। अपना अपना हाथ पकड़ लीजिए, क्या अपना अपना हाथ पकड़ लीजिए। हम स्टार्ट करने वाले हैं चौथा फेरा। देखिए कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। क्या सुन ले पड़ोसी, कुछ देर की खामोशी, क्या कुछ देर की खामोशी है, अभी थोड़ा पढ़ाई में, क्या अभी थोड़ा पढ़ाई में लगे हैं। कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। क्या हमारा दौर आएगा और माँ बाप का सपना पूरा होगा। पिता की फिक्र को फक्र में बदलेंगे। और दोस्तों याद रखना, खामोशी छाएगी, छतों पर मेले लगेंगे। जिस दिन तू सेलेक्ट होकर अपने गांव अपने घर वापस जाएगा। आइए आगाज करते दोस्तों। आज का पहला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी घटना का संबंध महात्मा गांधी जी से नहीं है। दोस्तों देखिए, पहली घटना है पूना पैक्ट, दूसरी घटना 1925 का कानपुर अधिवेशन, तीसरी घटना है असहयोग आंदोलन, चौथी घटना है दोस्तों 1924 का बेलगाम अधिवेशन। अगर आपसे पूछे पूना पैक्ट, पहले तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए पूना पैक्ट जो है कब हुआ था, 1932 के अंदर। कानपुर अधिवेशन ये दोस्तों 1925 में हुआ, असहयोग आंदोलन ये 1920 में हुआ और दोस्तों बेलगाम अधिवेशन ये ध्यान रखिएगा 1924 में हुआ था। अगर पूछे आपसे पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था, गांधी जी और दोस्तों ध्यान रखिएगा भीमराव जो अंबेडकर जी हैं, इन दोनों के बीच में होता है पूना पैक्ट। कौन सी जेल में होता है दोस्तों, यरवदा जेल के अंदर होता है। और यरवदा जेल कहां स्थित है, पुणे के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1925 का कानपुर अधिवेशन है, इसमें दोस्तों अगर आपसे पूछे अध्यक्षता किसने की है, सरोजिनी नायडू ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की है। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर, और आपको याद होगा दोस्तों इसी आंदोलन को समाप्त किसके द्वारा किया गया था। अरे याद करो, चोरी चोरा दोस्तों घटना, कौन सी चोरी चोरा घटना। और ये कब की घटना है, 1922। कहां की है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। कहां की, गोरखपुर उत्तर प्रदेश है। और दोस्तों बेलगाम अधिवेशन, इसकी जो अध्यक्षता है वो दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। और कहां स्थित है बेलगाम, दोस्तों ध्यान रखना कर्नाटक के अंदर स्थित है। तो जो 1925 का कानपुर अधिवेशन है इसका संबंध दोस्तों किससे है, इसका संबंध है सरोजिनी नायडू से। ऑप्शन नंबर बी जो है वो दोस्तों करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। अगर आपसे पूछ ले कि दोस्तों ट्रांस हिमालय के अंदर कौन कौन सी पर्वत श्रेणी आती है, तो ध्यान रखिएगा एक आती है दोस्तों कौन सी, एक आती है कराकोरम। कौन सी आती है, कराकोरम। एक आती है दोस्तों ध्यान रखना लद्दाख। कौन सी है, लद्दाख। और एक आती है दोस्तों जास्कर। कौन सी, जास्कर। कैसे याद कराया, याद कराया दोस्तों कलेजा। क्या, कलेजा। तो ध्यान रखिएगा कराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये तीन दोस्तों किसके अंदर है, ट्रांस हिमालय के अंदर है। कराकोरम जो दोस्तों आपके कराकोरम जो श्रेणी है, अगर पूछे इसमें कौन
सी चोटी स्थित है? माउंट केटू। कौन सी है? माउंट केटू। अगर पूछे इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। इसे दोस्तों किस नाम से जानते हैं? गॉडविन ऑस्टिन के नाम से इसे जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछे ट्रांस हिमालय का भाग कौन कौन है? कराकोरम, लद्दाख और जास्कर है। कौन नहीं है दोस्तों? पीर पंजाल जो है ये ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, अभिलेखों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभिलेखों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। एकदम ठीक बात है। अगला क्वेश्चन, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध कलिंग से है। कलिंग का मतलब दोस्तों उड़ीसा। किससे? कलिंग का मतलब क्या है? उड़ीसा। और कलिंग का फेमस शासक याद करो, खारवेल। कौन है? खारवेल। तो अगर आपसे पूछे कि हाथी गुम्फा जो अभिलेख है इसका संबंध दोस्तों किससे है? खारवेल से। या दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख इसका संबंध कलिंग से। प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त से है। एकदम दोस्तों करेक्ट है कि जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख है इसका संबंध दोस्तों समुद्रगुप्त से। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य नासिक अभिलेख से मिला है। नासिक से दोस्तों नहीं मिला है, ऐरण अभिलेख से मिला है। किससे? ऐरण अभिलेख। और ये जो ऐरण अभिलेख है ये दोस्तों किसके समय का है? भानुगुप्त। किसके समय का? भानुगुप्त। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सती प्रथा का उल्लेख दोस्तों पहली बार, क्या सती प्रथा का जो उल्लेख है वो पहली बार दोस्तों ऐरण अभिलेख से मिला। और जो ऐरण अभिलेख है ये दोस्तों भानुगुप्त के समय का है। और अगर आपसे पूछे कि सती प्रथा को समाप्त, क्या सती प्रथा का दोस्तों जो निषेध है, सती प्रथा पर जो प्रतिबंध है वो किस शासक के द्वारा? याद करो, किस दोस्तों? अगर पूछे किस गवर्नर जनरल के द्वारा लगाया गया था? कमेंट बॉक्स में छाप दो। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है वो ऐरण अभिलेख, जो दोस्तों ध्यान रखना भानुगुप्त से संबंधित है। और सती प्रथा पर दोस्तों जो प्रतिबंध है वो राजा राम मोहन राय के कहने पर, अगर आपसे पूछ ले, क्या राजा राम मोहन राय के कहने पर किसने लगाया था? विलियम बेंटिक। किसने लगाया दोस्तों? विलियम बेंटिक जो है इनके द्वारा लगाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन देखिए, हड़प्पा सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। करेक्ट दोस्तों। क्या हड़प्पा जो सभ्यता है वो कैसी है? मात्र सत्तात्मक है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। एकदम सही बात है दोस्तों। सिंधु सभ्यता किसने खोजी थी? दयाराम साहनी ने। कब खोजी दोस्तों? 1921 के अंदर खोजी। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। एकदम करेक्ट बात है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोथल, रंगपुर, धोलावीरा और कालीबंगा सैंदव स्थल गुजरात में स्थित है। देखो लोथल तो दोस्तों गुजरात में। क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे हड़प्पा जो सभ्यता है जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी दोस्तों कहा जाता है, पहला ऑप्शन अगर आपसे पूछे ये कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन दोस्तों सभ्यता। और जो कांसा है इसका निर्माण किससे होता है दोस्तों? तांबा और टिन जो है इससे मिलकर बनता है कांसा। अगला देखिए, दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या है कि ये कैसी सभ्यता है? मात्र सत्तात्मक दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये सभ्यता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे इसकी जो खोज है वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा दोस्तों की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि इसके जो प्रमुख स्थल हैं उसमें दोस्तों लोथल, क्या लोथल से अगर आपसे पूछे कि लोथल, ये याद करो दोस्तों लोथल कहां पर है? गुजरात। याद करो दोस्तों डॉकयार्ड, क्या डॉकयार्ड। अगर पूछे आपसे रंगपुर, ये भी दोस्तों कहां पर है? गुजरात में।
धोलावीरा, ये तो बड़ा चर्चा का विषय है। यूनेस्को का 40वीं, क्या यूनेस्को जो है उसकी 40वीं दोस्तों, यूनेस्को की 40वीं विश्व धरोहर कौन सी है, वो ध्यान रखना धोलावीरा है। और धोलावीरा दोस्तों कहां स्थित है, गुजरात के अंदर स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, अगला दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा जो है ये दोस्तों ध्यान रखिएगा राजस्थान के अंदर है। कहां पर है, राजस्थान में है। और दोस्तों इसमें जो है ध्यान रखना जुते हुए खेत के जो प्रमाण है, क्या जुते हुए खेत के प्रमाण ये कालीबंगा से मिलते हैं। तो देखो ये जो ऑप्शन है ना कालीबंगा, ये दोस्तों क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका दोस्तों ध्यान रखना सही आंसर है। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कांस्य युगीन सभ्यता है दोस्तों, कांसा किससे बनता है वो आपको बता दिया, मात्र सत्तात्मक है। अगला दोस्तों दयाराम साहनी ने खोज की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोथल, रंगपुर, धोलावीरा, रोपड़ कहां है। अगर आपसे पूछे रोपड़ जो स्थान है ये कहां स्थित है, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ रोपड़ स्थान कहां पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 16 जनपद महा, देखो बुद्ध चरितम दोस्तों किसकी पुस्तक है, अश्वघोष। किसकी है, अश्वघोष है। और ये अश्वघोष है चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे। तो चौथी जो बौद्ध संगति है जो कहां पर होती है, कुंडलवन कश्मीर। कहां है, कुंडलवन कश्मीर में होती है दोस्तों। अगर पूछे किसके शासन में, तो कनिष्क के शासन में होती है। कनिष्क दोस्तों किस वंश का है, कुषाण वंश। किसका, कुषाण वंश का है। अगर पूछे अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो उसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो पहला क्वेश्चन है बुद्ध चरित पुस्तक किसकी है, ये दोस्तों अश्वघोष की है। अश्वघोष का संबंध चौथी बौद्ध संगति से है। और इसके दोस्तों उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे। मुद्रा राक्षस है, इस पुस्तक का संबंध किससे है, तो इसका लिखना विशाख दत्त। किससे, विशाख दत्त से संबंधित है। मृच्छकटिकम, ये पुस्तक दोस्तों किसकी है, शूद्रक की। अंगुतर निकाय, ये दोस्तों कौन से धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ध्यान रखिएगा कितने महाजनपद, 16 महाजनपद है। इसका संबंध ये दोस्तों ध्यान रखना अंगुतर निकाय किस धर्म का है, बौद्ध धर्म का दोस्तों। कौन सा, अंगुतर। अगर पूछे आपसे भगवती सूत्र, इसका संबंध किस धर्म से है, कमेंट बॉक्स से छापिएगा भगवती सूत्र का संबंध किस दोस्तों धर्म से है। 16 महाजनपदों में एक जनपद दोस्तों ऐसा है जो किसी नदी के, ध्यान रखना कौन बताएगा, चलो देखते हैं। 16 महाजनपदों में से साउथ में स्थित कौन सा जनपद है। पहला क्वेश्चन तो कौन सा जनपद है, और दूसरा दोस्तों कौन सी नदी के किनारे स्थित है। दो क्वेश्चन पूछे मैंने। रोपड़ जो है, रोपड़ दोस्तों ध्यान रखिएगा पंजाब के अंदर स्थित है रोपड़। तो 16 महाजनपदों में से कौन सा ऐसा जनपद है जो साउथ में स्थित है, और दोस्तों कौन सी नदी के किनारे स्थित है। भगवती जो सूत्र है इसका संबंध लिखिएगा जैन धर्म। किससे दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित है भगवती सूत्र। अगला क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है। इसमें बहुत सारे सवाल आपको कराऊंगा। एशियाई विकास बैंक, पहली बात तो दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक कौन सी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अश्मक। यार तुम तो कतई जहर होशियार हो। अश्मक जो है लिख लो, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा दोस्तों, अश्मक। कौन सा है, अश्मक। और नदी कौन सी है, नदी लिखना दोस्तों गोदावरी। कौन सी है, गोदावरी। बहुत बार सीधा सीधा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया। अश्मक ध्यान रखिएगा, और दोस्तों नदी ध्यान रखिए गोदावरी। कौन सी, गोदावरी। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? देखो, अगर पूछे आपसे संयुक्त राष्ट्र संघ, किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? तो छाप लेना न्यूयॉर्क। कहां है दोस्तों? न्यूयॉर्क में। अगर पूछे आपसे विश्व बैंक और IMF इन दोनों का मुख्यालय कहां है? तो ध्यान रखिएगा वाशिंगटन डीसी। कौन सा है? वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे दोस्तों कि इसके अलावा अगर मैं पूछूं आपसे विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका मुख्यालय कहां स्थित है? तो ध्यान रखिएगा जिनेवा के अंदर दोस्तों स्थित है। अगर आपसे पूछ ले अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इसका मुख्यालय कहां स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये भी दोस्तों जिनेवा में स्थित है। इसे कहते हैं WHO, इसे कहते हैं दोस्तों ILO। क्या? ILO। अगर पूछे आपसे विश्व व्यापार संगठन इसका मुख्यालय कहां स्थित है? इसे कहते हैं WTO। क्या? WTO। ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा जिनेवा के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे एशियाई विकास बैंक इसका मुख्यालय कहां स्थित है? तो ध्यान रखिएगा एशियाई विकास बैंक ADB इसका मुख्यालय स्थित है मनीला। और मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की दोस्तों ध्यान रखना राजधानी है। अगर आपसे पूछे, आगे लिख रहा हूं सारे छाप लेना, तुम्हारा एग्जाम होने दो, ये देखना कितना काम आएगा आपको कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, WHO का मुख्यालय जिनेवा के अंदर, ILO का मुख्यालय जिनेवा में, विश्व व्यापार संगठन ये दोस्तों जिनेवा में, एशियाई विकास बैंक ये लिखना दोस्तों मनीला फिलीपींस में। अगर आपसे पूछे यूरोपियन संघ इसका मुख्यालय कहां स्थित है? कमेंट बॉक्स में छापो। अगर पूछ ले नाटो दोस्तों, इस नाटो का मुख्यालय कहां स्थित है? यूनेस्को जो है इसका दोस्तों मुख्यालय कहां स्थित है? अगला क्वेश्चन दोस्तों ओपेक का मुख्यालय ये कहां पर स्थित है? अगला क्वेश्चन लिखिएगा। ओपेक के बाद में दोस्तों WADA वाडा जो है इसका मुख्यालय दोस्तों कहां पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। अगर आपसे पूछ ले वाडा के बाद में दोस्तों अगर पूछे आपसे ओपेक, यूनेस्को, नाटो, यूरोपियन संघ, आसियान का मुख्यालय कहां पर स्थित है? क्या? आसियान का मुख्यालय कहां पर है? अगर पूछे आपसे संघाई सहयोग संगठन इसका मुख्यालय दोस्तों कहां पर स्थित है? अगर आपसे पूछ ले यूरोपियन संघ इसका मुख्यालय कहां स्थित है? ब्रुसेल्स। कहां है? ब्रुसेल्स के अंदर है। और ब्रुसेल्स में दोस्तों किसका मुख्यालय है? नाटो का मुख्यालय स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय लिखिएगा पेरिस के अंदर। कहां? पेरिस में। ओपेक का मुख्यालय दोस्तों ये लिखिएगा, ध्यान रखना ओपेक का जो मुख्यालय है ये दोस्तों वियना के अंदर स्थित है। अगर पूछे वाडा, तो वाडा का मुख्यालय लिखिएगा मॉन्ट्रियल। वाडा में दोस्तों ध्यान रखना वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसका जो मुख्यालय है वो दोस्तों मॉन्ट्रियल के अंदर स्थित है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया। क्या? जकार्ता इंडोनेशिया ये दोस्तों आसियान का मुख्यालय। अगर पूछे आपसे संघाई सहयोग संगठन इसका मुख्यालय स्थित है बीजिंग। और बीजिंग दोस्तों कहां स्थित है? चेन्नई चाइना के अंदर स्थित है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ। क्या? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ इसका मुख्यालय कहां स्थित है? ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ, एक दोस्तों ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय ल्यूसाने। और ल्यूसाने कहां स्थित है? स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन छापिए। अगर पूछ ले आपसे ICC, कमेंट बॉक्स में छापना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे COP फर्स्ट ये दोस्तों कहां पर हुआ? क्या? कहां पर हुआ? COP 26 ये दोस्तों कहां पर हुआ? फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये दोस्तों कहां पर होगा? और आपसे पूछे ओलंपिक जो है 2024
का ये आयोजन दोस्तों कहां पर किया जाएगा? देखो आपसे पूछे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका मुख्यालय दोस्तों दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉप फर्स्ट ये हुआ था दोस्तों, आपसे पूछे बर्लिन के अंदर। कहां हुआ? बर्लिन में हुआ कॉप फर्स्ट। कॉप 26 जो है ये दोस्तों ग्लासगो में हुआ, और ग्लासगो कहां है? स्कॉटलैंड के अंदर स्थित है। फीफा 2022 कतर दोहा के अंदर दोस्तों आयोजित हुआ। ओलंपिक 2024 ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका जो आयोजन है पेरिस के अंदर होगा, और ये कौन से नंबर का होगा? 33वें नंबर का होने वाला है। एक बार वापस से दोस्तों पीछे आइएगा, देखो संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क, विश्व बैंक IMF वाशिंगटन DC, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा, विश्व व्यापार संगठन दोस्तों जिनेवा, एशियाई विकास बैंक ये मनीला फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन, यूरोपियन संघ ब्रुसेल्स में, नाटो दोस्तों ब्रुसेल्स में, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के अंदर, ओपेक का मुख्यालय वियना के अंदर, वाडा का मुख्यालय मॉन्ट्रियल के अंदर, आसियान का मुख्यालय जकार्ता के अंदर। अगर पूछे संघाई सहयोग संगठन ये दोस्तों बीजिंग के अंदर, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये दोस्तों ध्यान रखना दुबई के अंदर। और आपसे पूछे कॉप फर्स्ट बर्लिन में, कॉप 26 ग्लासगो। अगर पूछे आपसे UNEP क्या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? गोली की तरह छाप दो। फीफा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यह भी छाप दो। UNFCCC का मुख्यालय कहां स्थित है? इन तीनों के दोस्तों आंसर छापिएगा। आइए वापस से, एशियाई विकास बैंक इसका मुख्यालय दोस्तों मनीला के अंदर है, और मनीला कहां पर स्थित है? फिलीपींस के अंदर। और इसी मनीला में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो केंद्र है इसका दोस्तों मुख्यालय स्थित है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। और अगर आपसे पूछ ले कि दोस्तों मनीला में कौन सा पुरस्कार रैमन मैग्सेस अवार्ड, और ये दोस्तों एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है। तो अगर पूछे आपसे कि एशियाई विकास बैंक मनीला में दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला के अंदर, रैमन मैग्सेस पुरस्कार ये भी दोस्तों मनीला में, और इसे क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या। कहां? नैरोबी केन्या के अंदर UNEP का दोस्तों मुख्यालय स्थित है। अगर पूछे फीफा का मुख्यालय तो लिखना दोस्तों ज्यूरिख के अंदर किसका मुख्यालय? फीफा। इंटरनेशनल कोर्ट है, छाप के बताओ कमेंट बॉक्स में, इंटरनेशनल जो कोर्ट है इसका मुख्यालय कहां स्थित है? दोस्तों UNFCCC इसका मुख्यालय स्थित है बोन जर्मनी के अंदर। एक सवाल और आ गया है, सार्क जो है इसका हेडक्वार्टर कहां स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट का दोस्तों ये ध्यान रखिएगा द हैग, और द हैग कहां है? नीदरलैंड के अंदर स्थित है द हैग। और अगर आपसे पूछे सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है? काठमांडू नेपाल के अंदर दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। सारे सुपड़ा साफ तुम्हारे सामने है, सारे जितने भी मुख्यालय थे एक साथ नोट करा दिए, आराम से नोट करके अपने दीवार पे दोस्तों चिपका लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, असत्य को पहचानिए। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। याद करो दोस्तों, दिल्ली पर शासन करने वाला पहला दोस्तों आपसे पूछ ले पहला वंश कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा गुलाम वंश। कौन सा है? गुलाम वंश। और इस गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आपसे पूछ ले कि कुतुबुद्दीन जो ऐबक है दोस्तों ये वास्तविक संस्थापक नहीं है, ये क्या है? ये दोस्तों संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन, इल्तुतमिश को लाख बख्श भी कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन, रजिया बेगम का निधन कैथल में हुआ। चौथा क्वेश्चन, इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश के
के द्वारा की गई। ये चारों ही ऑप्शन दोस्तों परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, संस्थापक हो गए कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, लाख बख्श भी इन्हें कहा जाता है। और आपसे पूछे इनकी मृत्यु कैसे होती है, चौगान दोस्तों पोलो का जो खेल है ये खेलते हुए इनकी मृत्यु होती है। इन्होंने किसका निर्माण स्टार्ट कराया, कुतुब मीनार जो है इसका दोस्तों जो निर्माण है वो किसने स्टार्ट कराया, ये दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट हुआ। लाख बख्श इनको कहते हैं, चौगान खेलते हुए डेथ होती है, कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो इनके द्वारा दोस्तों करवाया गया। अगर आपसे पूछे वास्तविक संस्थापक कौन है तो ध्यान रखिएगा वो है दोस्तों इल्तुतमिश। कौन है, इल्तुतमिश जो है ये दोस्तों वास्तविक संस्थापक है। अगला क्वेश्चन, इस कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया, ये दोस्तों इसी के द्वारा हुआ। और अगर आपसे पूछे क्या, अगर आपसे पूछ ले कि इल्तुतमिश जो है दोस्तों इन्होंने कौन सी प्रणाली, इक्ता प्रणाली जो है वो इनके द्वारा दोस्तों स्टार्ट होती है। और रजिया बेगम पहली दोस्तों महिला रजिया बेगम थी जिनका दोस्तों निधन जो है वो कहां हुआ था, कैथल के अंदर हुआ था। तो इसमें गलत ऑप्शन है, इल्तुतमिश को लाख बख्श नहीं कहा जाता। किसको कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों लाख बख्श जो है कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो दोस्तों ध्यान रखना, ये वाला ऑप्शन जो है ना ये बहुत बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया, इक्ता प्रणाली का संबंध किससे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है, आप बताओगे। इसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने 1336 में की है। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी के अंदर है। तीसरा क्वेश्चन, यहाँ के महान शासक तुलुगु वंश के कृष्णदेव रॉय हैं। चौथा क्वेश्चन है, कृष्णदेव रॉय के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे जिन्हें अष्ट प्रधान कहा जाता है। आइए भाई साहब देखो दोस्तों, सवाल इस प्रकार बनाया है ना कि दोस्तों उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सके आपको एक ही सवाल में छाप दूं। देखिए, अगर पूछे विजयनगर साम्राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है, पहला क्वेश्चन, इसकी स्थापना हरिहर बुक्का। एक बार ऐसा करते हैं दोस्तों, विजयनगर जो साम्राज्य है ना इसके बारे में छाप लेते हैं। देखिए पहला दोस्तों ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी, हरिहर बुक्का के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी हम्पी है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, इसके फेमस शासक कौन थे, कृष्णदेव रॉय। कौन, कृष्णदेव रॉय। और ये किस वंश के थे, ये दोस्तों तुलुव वंश। किसके थे, तुलुव वंश। कृष्णदेव रॉय के बारे में मैंने आपसे कहा था कि जो कृष्णदेव रॉय हैं ये दोस्तों सभी सही है। अरे बेटा छोटी सी गलती है इस सवाल में, इतनी सी गलती है सवाल में और तूने कह दिया सभी सही है। रुक जा, थम जा, रुक जा। देख, कृष्णदेव रॉय जो है दोस्तों इनका फेमस ग्रंथ है आमुक्त माल्यदा। कौन सा है, आमुक्त माल्यदा इनका फेमस ग्रंथ है। कौन सा वंश है, तुलुव दोस्तों इनका वंश है। और इनके दरबार में थे अष्ट दिग्गज। कौन थे, अष्ट दिग्गज। और दोस्तों ये कितने कवि थे, 8 दोस्तों कवि थे। अष्ट प्रधान नहीं थे रे रसगुल्ला, क्या थे, अष्ट दिग्गज। क्या थे, अष्ट दिग्गज। ये ऑप्शन गलत है। अष्ट प्रधान तो दोस्तों किसके, छत्रपति शिवाजी के दरबार में थे। क्या, छत्रपति शिवाजी दोस्तों इनके दरबार में कौन थे, अष्ट प्रधान। कौन थे, अष्ट प्रधान थे। और अगर पूछे अष्ट दिग्गज दोस्तों ये ध्यान रखना कृष्णदेव रॉय के दरबार में। तो ये ऑप्शन जो है एकदम दोस्तों गलत हो गया। सवाल इसलिए लिखवाया कि विजयनगर साम्राज्य इस नाम से दोस्तों कर्नाटक में हाल ही में नवीनतम राज्य बनाया गया। क्या, कर्नाटक का नवीनतम राज्य बना है इसी के दोस्तों नाम पर। फिर सुन लो, अगर आपसे पूछे विजयनगर साम्राज्य हरिहर बुक्का ने स्थापना की है, हम्पी दोस्तों राजधानी है, कृष्णदेव रॉय फेमस शासक थे, आमुक्त माल्यदा इनका दोस्तों फेमस ग्रंथ है, तुलुव जो है ये इनका दोस्तों वंश था, अष्ट दिग्गज जो है ये इनके दरबार में थे। और दोस्तों
ये 8 कवि थे। क्या 8 कवि थे। अष्टप्रधान जो है ये दोस्तों शिवाजी जो है इनके दरबार में थे अष्टप्रधान। 8 कवि में दोस्तों तेनाली रामकृष्ण, आपने नाम सुना होगा, तेनाली दोस्तों वो इन्हीं के दरबार में। अगला क्वेश्चन देखिए, असत्य को पहचानिए। आ जाओ, आओ मैदान में, पहचानो। बंगाल विभाजन, करजन, सहायक संधि, वेले जली, असहयोग आंदोलन, मिंटो, और दोस्तों भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता मैटकोफ। अब बताओ इसमें से गलत कौन है। दोस्तों फेरे ऐसे ही नहीं लगते, बड़ी मेहनत लगती है भाई फेरे लगाने में। आ जाओ मैदान में, बताओ। बंगाल विभाजन करजन के समय हुआ था, सहायक संधि वेलेजली, असहयोग आंदोलन मिंटो के समय, और दोस्तों भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता मैटकोफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। बंगाल विभाजन कब की घटना है दोस्तों? 1905। कब की है? 1905 की है। और इसी बंगाल विभाजन के खिलाफ कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ? स्वदेशी आंदोलन जो है ये दोस्तों स्टार्ट हुआ 7 अगस्त 1905 से। अगर आपसे पूछे इस समय कौन शासक था? करजन दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस समय भारत में करजन था। अगला क्वेश्चन देखिए, सहायक संधि। अगर आपसे पूछ ले कि सहायक संधि जो है वो पहली बार किसने स्टार्ट करी, सुनो सवाल सुनो, सहायक संधि पहली बार दोस्तों किसने स्टार्ट करी, और सहायक संधि का सर्वाधिक प्रयोग जो है वो दोस्तों किसने किया? दोनों का आंसर अलग अलग है। सहायक संधि किसके द्वारा स्टार्ट होती है? डुप्ले के द्वारा। वेलेजली नहीं, किसके द्वारा? डुप्ले। डुप्ले कहां का था? फ्रांस का। ये ध्यान रखिएगा। सहायक संधि दोस्तों किसके दिमाग की उपज है? डुप्ले की। और डुप्ले दोस्तों कहां? फ्रांस का। ध्यान रखिए, गवर्नर। फिर सुनना मेरी बात को, सहायक संधि किसके दिमाग की उपज है? डुप्ले के दिमाग की उपज है। लेकिन सर्वाधिक जो प्रयोग है वो दोस्तों किसके द्वारा किया गया? जो वेलेजली है इसके द्वारा दोस्तों किया गया। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन। क्या असहयोग आंदोलन ये दोस्तों किसके समय हुआ? ये घटना है 1920। कब की है? 1920 है। और 1920 के आसपास एक दोस्तों अधिनियम आया था 1919 का अधिनियम, और उसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। याद करो 1919 में दोस्तों एक अधिनियम आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। कौन सा है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और अगर आपसे पूछे कि इस समय वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। क्या वायसराय चेम्सफोर्ड थे 1919 के अधिनियम में। तो असहयोग आंदोलन ये दोस्तों किसके समय हुआ है? चेम्सफोर्ड के समय हुआ। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? मैटकोफ को दोस्तों कहा जाता है। ये ऑप्शन ठीक है। सहायक संधि ध्यान रखना, वेलेजली दोस्तों, बंगाल विभाजन ये करजन है। तो इसका गलत आंसर कौन सा है? असहयोग आंदोलन ये किसके समय हुआ है? चेम्सफोर्ड के समय हुआ। 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मिंटो तो दोस्तों किसमें था? अरे लैला ने खाई मिंटो फ्रेश दोस्तों 1909। क्या मिंटो किस समय था? मिंटो था 1909 के अधिनियम में। मार्ले मिंटो एक्ट, याद करो, मार्ले मिंटो एक्ट 1909 का अधिनियम। तो मिंटो किस समय था? 1909 के अंदर था। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये दोस्तों 1919 के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रोलेट एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आइए, इसका संबंध ना कोई अपील ना कोई दलील कानून से। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका संबंध 1919 से है। अगला क्वेश्चन, इसे काला कानून कहा जाता है, और इनमें से कोई नहीं। अगर तुमसे पूछे बिल्कुल सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब स्टार्ट होती है? 1909 लिख लेना। 1909 का जो अधिनियम है इसमें दोस्तों कौन सी प्रणाली? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। और अगर आपसे
पूछे इसका नाम क्या था, इसका नाम था दोस्तों ध्यान रखना मार्ले-मिंटो एक्ट। रॉलेट एक्ट दोस्तों ये काला कानून, क्या ये है दोस्तों काला कानून, और ये कानून कब का है 1919 का है। इसे ना अपील और ना दलील दोस्तों, क्या ना कोई अपील ना दलील और ना कोई वकील, क्या ना कोई वकील, इसका कानून भी इसे कहा जाता है, किसे रॉलेट एक्ट को। तो ध्यान रखिएगा तीनों ऑप्शन ठीक हैं, तो इनमें से कोई नहीं जो है वो इसका दोस्तों गलत आंसर है। फिर सुन लो, रॉलेट एक्ट इसका संबंध ना कोई अपील ना कोई दलील है, यह संबंध 1919 का अधिनियम है, इसे काला कानून कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। और इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ दोस्तों 1919 में आपको याद है जलियांवाला बाग हत्याकांड, याद करो रे, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, क्या 13 अप्रैल 1919 कौन सी घटना है, जलियांवाला बाग दोस्तों नरसंहार जो है ये 13 अप्रैल 1919 है। अगला क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब होती है? तुम्हें अगर याद हो एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोस्तों क्या है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। कब दोस्तों, अगर आपसे पूछे कब 1875, कब 1875। अगर पूछे इसका मुख्यालय कहां है, दलाल स्ट्रीट मुंबई के अंदर दोस्तों इसका मुख्यालय। और अगर पूछे इसका दोस्तों इंडेक्स जो है इसका नाम क्या है, सेंसेक्स, क्या है सेंसेक्स जो है, ध्यान रखिएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। पहला क्वेश्चन, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज 1875 में दलाल स्ट्रीट मुंबई में, सेंसेक्स ध्यान रखिएगा इसका इंडेक्स है और इसका नाम दोस्तों क्या है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि दोस्तों नेशनल स्टॉक जो एक्सचेंज है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी जो स्थापना है ये दोस्तों कब होती है, एनएसई की स्थापना 1992 में होती है और इसका जो इंडेक्स है वो दोस्तों लिखना निफ्टी, क्या खूब नाम सुना होगा आपने निफ्टी। तो निफ्टी किसका इंडेक्स है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और अगर आपसे पूछे सेंसेक्स किसका है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फिर सुनना, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और ये दोनों की दोनों किस संस्था के रेगुलेशन में काम करती है, सेबी, किसके, सेबी। तो अगर आपसे पूछे कि जो शेयर मार्केट है, क्या है, जो शेयर मार्केट है जिसे दोस्तों सेकेंडरी मार्केट भी कहा जाता है, क्या सेकेंडरी मार्केट कहते हैं, ये किस संस्था के कंट्रोल में काम करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और अगर आपसे पूछे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना है वो 1988 में होती है, लेकिन इसका अधिनियम कौन सा है, 1992 का अधिनियम है। मुख्यालय दोस्तों इसका कहां स्थित है, मुंबई के अंदर स्थित है। और अजय त्यागी जो है वो दोस्तों ध्यान रखिएगा इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। तो 1988 का अधिनियम, 1988 में स्थापना, 1992 का दोस्तों अधिनियम, मुंबई में इसका मुख्यालय, अजय त्यागी इसके हेड। सेबी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, कमेंट बॉक्स में छाप दो। सेबी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्थापित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के संबंध में क्या गजब का क्वेश्चन है, क्या लिख लो दोस्तों, गजब का प्रश्न, क्या गजब का प्रश्न, शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन देखिए, 86वां संविधान संशोधन का संबंध शिक्षा के अधिकार से। दूसरा ऑप्शन है राइट टू एजुकेशन 2009 अधिनियम 1 अप्रैल 2009 से प्रभावी हुआ, शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। और चौथा दोस्तों कस्तूरी रंगन, सर एक बार नाम ले दो, आपकी याद आ रही है, अरे क्या बात है, याद आ रही है,
याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। कस्तूरी रंगन समिति का संबंध शिक्षा से। आइए बात करें दोस्तों किसकी, एजुकेशन। किसकी बात करें, एजुकेशन। कोई भी एग्जाम देना इस टॉपिक में से पॉलिटी में दोस्तों प्रश्न जो है पूछा जाएगा। अगर बात करूं शिक्षा तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A 21A जो है 86वां संविधान संशोधन, और ये दोस्तों कब का है, 2002। और इसी में दोस्तों किसको जोड़ा गया, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार जो है घोषित किया। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों अगर पूछे शिक्षा जो है फंडामेंटल राइट किस संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन है। और अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद दोस्तों 21A। और अगर पूछे आपसे शिक्षा क्या है, अभी दोस्तों मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन अगर पूछे शिक्षा किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगर आपसे पूछे कि जो शिक्षा है इसके लिए दोस्तों राइट टू एजुकेशन अधिनियम, अब देखना कितना बारीक सवाल है कि राइट टू दोस्तों एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन जो अधिनियम है, ये अधिनियम तो 2009 का है, लेकिन दोस्तों यह अधिनियम जो लागू हुआ वो 1 अप्रैल 2010 से दोस्तों क्या हुआ, लागू। अधिनियम कब का, अधिनियम है 2009, लागू कब से हुआ दोस्तों, 1 अप्रैल 2010 से। तो देखो 86वां संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार करेक्ट है। राइट टू एजुकेशन 2009 अधिनियम 1 अप्रैल 2009 से लागू हुआ, गलत है। शिक्षा समवर्ती सूची करेक्ट है। और अभी दोस्तों हाल ही में कौन सी नीति आई है दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। किस समिति की सिफारिश पर है, कस्तूरी रंगन समिति। किसके, कस्तूरी रंगन समिति इसकी सिफारिश पर है। और इसमें दोस्तों क्या कहा गया है, पहली बात तो शिक्षा पर खर्च कितना होना चाहिए, जीडीपी का 6%, क्या जीडीपी का 6% शिक्षा पर दोस्तों खर्च होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 10+2 के स्थान पर नया कौन सा फॉर्मूला है, 5+3+3+4। पहले था 10+2, अब कौन सा है 5+3+3+4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी जो है ये दोस्तों इसमें गलत है। और अगर आपसे पूछे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कमेंट बॉक्स में बताओ इसकी स्थापना किस दोस्तों समिति की सिफारिश पर होती है। एक बार ऐसा करो, लिखो दोस्तों, क्या लिखो, प्रमुख समिति। क्या लिखो, प्रमुख समिति। पहली समिति लिखना दोस्तों शिव रमन समिति। कौन सी है, शिव रमन समिति, पहली समिति लिखिए। दूसरे लिखना दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी है, बलवंत राय मेहता समिति। तीसरे का नाम लिखिएगा, तीसरी लिख लो दोस्तों कस्तूरी रंगन समिति। कौन सी है, कस्तूरी रंगन समिति। अगला नाम लिखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। पांचवा नाम लिखिए दोस्तों और लिखिए नरसिम्हन समिति। कौन सी है, नरसिम्हन समिति। अगला नाम लिखिएगा संथानम समिति। क्या लिखोगे, संथानम समिति। अगला लिखिए दोस्तों सुरेश तेंदुलकर समिति। कौन सी है, सुरेश तेंदुलकर समिति। इसके बाद में लिखिएगा सुरेश तेंदुलकर समिति। एक लिखिए दोस्तों भगवती समिति। कौन सी है, भगवती समिति। एक लिखिए रंगराजन समिति। कौन सी दोस्तों, रंगराजन समिति। अगर आपसे पूछ ले कि भाई शिव रमन समिति का संबंध, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इसका संबंध है नाबार्ड। किससे, नाबार्ड से संबंधित है। नाबार्ड की जो स्थापना है वो इसी समिति की सिफारिश पर होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। क्या, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, इसका संबंध है बलवंत राय मेहता समिति से। अगला क्वेश्चन कस्तूरी रंगन समिति न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्या दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कस्तूरी रंगन समिति। अगला दोस्तों देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इस समिति की
सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य, किसे मौलिक कर्तव्यों को संविधान के अंदर भाग 4A अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार, किससे, बैंकिंग रिफॉर्म, बैंकिंग सुधार से संबंधित है। संथानम समिति, याद करो दोस्तों, सतर्कता आयोग, विजिलेंस कमीशन की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर, वो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आपके संथानम समिति, किसकी, संथानम समिति। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे सुरेश तेंदुलकर, इसका संबंध है गरीबी, किससे, गरीबी से। भगवती समिति, इसका संबंध है दोस्तों बेरोजगारी, किससे, बेरोजगारी से। रंगराजन समिति, इसका संबंध है गरीबी। फेरवानी समिति, क्या, फेरवानी समिति, इसका संबंध लिखिएगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्या, फेरवानी समिति सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। माधव गोडगिल समिति, क्या, माधव गोडगिल समिति, इसका संबंध दोस्तों लिखिएगा पश्चिमी घाट, क्या, पश्चिमी घाट से संबंधित है दोस्तों माधव गोडगिल समिति, क्या, पश्चिमी घाट से संबंधित है माधव गोडगिल समिति। विजय केलकर समिति, क्या, विजय केलकर समिति, इसका संबंध दोस्तों लिखिएगा जीएसटी। और एक लिख लो चलैया समिति, क्या, चलैया समिति, इसका संबंध है कर सुधार, किससे, कर सुधार से। और एक दोस्तों लिख लीजिएगा आप सहकारिता आयोग, कौन सा है, सहकारिता आयोग, केंद्र राज्य संबंध, क्या, केंद्र राज्य संबंध, ये दोस्तों कौन सा आयोग है, सहकारिता आयोग है, जिसका संबंध किससे है, केंद्र राज्य संयोग। फिर देखिए दोस्तों शिवरमन समिति नाबार्ड है, बलवंत राय समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज है, कस्तूरी रंगन दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, सरदार स्वर्ण सिंह मौलिक कर्तव्य, नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार, संथानम समिति दोस्तों सतर्कता आयोग है। अगला क्वेश्चन सुरेश तेंदुलकर गरीबी दोस्तों, भगवती बेरोजगारी। अगर पूछे रंगराजन समिति, ये दोस्तों गरीबी से। फेरवानी समिति सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से। सहकारिता आयोग केंद्र राज्य संबंध से। माधव गोडगिल दोस्तों पश्चिमी घाट से। विजय केलकर जीएसटी से। और चलैया समिति दोस्तों कर सुधार से। अगला क्वेश्चन देखो, असत्य को पहचानिए। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी के ऊपर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी के ऊपर है। तुलबुल परियोजना चेनाब नदी के ऊपर है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी के ऊपर। आइए दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये दोस्तों किस नदी के ऊपर है, कृष्णा नदी के ऊपर स्थित है। और इसी कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है, अलमाटी बांध। कौन सा, अलमाटी बांध। और अगर पूछे आपसे कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर और दोस्तों कहां स्थित है, गुजरात में। और अगर पूछे काकरा पार परियोजना, ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा गुजरात के अंदर स्थित है। तुलबुल परियोजना ये किस नदी पर है, चेनाब नदी नहीं दोस्तों, तुलबुल परियोजना का संबंध है झेलम नदी। किस पर है, झेलम नदी पर। और अगर पूछे किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर। चेनाब जो नदी है इस नदी पर तो दोस्तों दुलहस्ती परियोजना, कौन सी है, दुलहस्ती। या फिर दोस्तों बगलीहार, या दोस्तों सलाल परियोजना, कौन सी, सलाल। या दोस्तों आपसे पूछे पकलडुम परियोजना, या दोस्तों आपसे पूछे रैटल परियोजना, कौन सी, रैटल। तो दुलहस्ती, बगलीहार, सलाल, पकलडुम और रैटल ये पांचों की पांचों किसके ऊपर है, चेनाब नदी के ऊपर। तुलबुल परियोजना ये दोस्तों ध्यान रखना झेलम। चेनाब पर कौन सी है, दुलहस्ती, बगलीहार, सलाल, पकलडुम और रैटल। माता टीला दोस्तों याद करो, माता और दोस्तों पिता परियोजना कौन सी है, बेटा लाल। कौन सी, बेटा लाल। तो बेतवा दोस्तों। ऑप्शन डी ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है। तो इसमें जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। तुलबुल जो परियोजना है ये दोस्तों झेलम नदी के ऊपर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, असत्य को पहचानिए। आइए दोस्तों गलत को पहचानते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या
जनसंख्या का 17.5% है। अगला क्वेश्चन, भारत का जन घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, भारत का लिंगानुपात 943 है। और चौथा क्वेश्चन है, भारत में केवल केरल और तमिलनाडु का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2011 की जनसंख्या, क्या 2011 की जनसंख्या आपने अभी तक दोस्तों ये तो पढ़ा होगा, कहां सबसे अधिक है, कहां सबसे कम है। आज दोस्तों उससे पहले जितने सवाल बनते हैं ना, वो मैं आपको पढ़ाता हूं। देखो 2011 की जो जनगणना है दोस्तों, याद करो कौन इसके जनगणना आयुक्त थे, चंद्रमौली। कौन थे? चंद्रमौली। जनगणना की जो शुरुआत है वो किसके समय होती है दोस्तों? मेयो के समय। किसके समय? मेयो। और कब होती है? 1872 में। और याद करो रिपन के समय दोस्तों क्या हुआ? वैज्ञानिक आधार पर, दशकीय आधार पर जनगणना जो है स्टार्ट होती है। तो मेयो के समय दोस्तों 1872 में जनगणना स्टार्ट होती है। रिपन के समय ध्यान रखिएगा दोस्तों 1881 में दशकीय आधार पर जनगणना स्टार्ट होती है। 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली दोस्तों जनगणना आयुक्त थे। और अगर आपसे पूछे 2011 की जनगणना विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? लगभग 17.5% है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कितना जनसंख्या घनत्व है, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, वो कहलाता है जनसंख्या घनत्व। और वो है दोस्तों ध्यान रखिएगा 384 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ये दोस्तों भारत का जन घनत्व है। अगर आपसे पूछे, क्या अगर आपसे पूछे भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। एक पेपर में सवाल पूछा गया, क्या पेपर में दोस्तों सवाल पूछा गया कि लिंगानुपात जो है इसमें 2001 की तुलना में 2011 में कितनी वृद्धि हुई है। सवाल क्या आया सुनना, सवाल दोस्तों पूछा गया कि जो लिंग अनुपात है, जो सेक्स रेशो है, क्या जो सेक्स रेशो है, इसमें दोस्तों 2001 की तुलना में 2011 में कितनी दोस्तों वृद्धि हुई है, ये क्वेश्चन पूछा गया। और दूसरा क्वेश्चन बताओ कि जो चाइल्ड सेक्स रेशो है, क्या जो चाइल्ड सेक्स रेशो है, जिसे दोस्तों हिंदी में हम कहते हैं बाल लिंगानुपात, क्या बाल लिंगानुपात, इसमें दोस्तों बाल लिंगानुपात इसमें 2001 की तुलना में 2011 में कितनी वृद्धि हुई है? कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छापना है कि सेक्स रेशो में 2001 की तुलना में 2011 में कितनी वृद्धि है, और चाइल्ड सेक्स रेशो में दोस्तों 2001 की तुलना में 2011 में कितनी वृद्धि है। तो 2011 की जनगणना चंद्रमौली इसके आयुक्त है। 17.5% पूरे विश्व की जनसंख्या है। जन घनत्व दोस्तों 382, कितना? 384 नहीं, 382 जो है वो भारत का दोस्तों क्या है? जन घनत्व। हाँ 382 गलती से लिख गया ना। जन घनत्व जो है भारत का कितना है? 382 है। अगर पूछे आपसे कि भारत का जो सेक्स रेशो है वो दोस्तों ध्यान रखिएगा 943 है, क्या 943 है। और भारत में किस राज्य में दोस्तों 1000 से अधिक सेक्स रेशो है? केवल एक ही राज्य है और वो है दोस्तों केरल। क्या केरल जो है ये एकमात्र राज्य है जिसका सेक्स रेशो 1000 से अधिक है। इसका आंसर देखिए, आंसर तो दोस्तों इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु का 1000 से कम है। क्या तमिलनाडु जो है ये दोस्तों 1000 से कम है। आइए बात करें दोस्तों, पहला क्वेश्चन है सेक्स रेशो में 2001 की तुलना में 2011 में कितनी वृद्धि हुई है? तो ध्यान रखिएगा 2001 में 933, कितना? 933। 2011 में 943, कितनी वृद्धि हुई है? 10 की दोस्तों वृद्धि हुई है। अब बताओ चाइल्ड सेक्स रेशो, इसमें दोस्तों 2001 से 2011 में कितनी वृद्धि हुई है? ये सवाल तुम्हारे लिए। अभी देखना तुम्हारी धज्जियां उड़ाऊंगा दोस्तों। बताओ आप सवाल, इसका आंसर। अगर आपसे पूछ ले, क्या अगर आपसे पूछे महाभिवाजक काल कौन सा है? क्या महाभिवाजक काल ये दोस्तों कौन सा है? पहला क्वेश्चन नेगेटिव ग्रोथ रेट, क्या नेगेटिव जो ग्रोथ रेट है ये दोस्तों किस राज्य की रही है? दूसरा
क्वेश्चन, और अगर पूछ ले आपसे कि भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, क्या भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है ये दोस्तों कितनी रही है। 3 सवाल हो गए। पहला देखिएगा, अगर आपसे पूछे पहला सवाल महाविभाजक काल 1911 से 1921 का। अगला क्वेश्चन नेगेटिव ग्रोथ रेट, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा नागालैंड, कौन है नागालैंड। और अगर आपसे पूछे भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.64%, मतलब दोस्तों 17.64% ये भारत की 2001 से 2011 की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। बाल लिंगानुपात में वृद्धि हुई नहीं, बुलवा के बिहारी लाल की जय, सवाल ही गलत है। बाल लिंगानुपात में वृद्धि नहीं हुई, बाल लिंगानुपात में दोस्तों क्या हुई है, कमी हुई है। क्या कमी हुई है, ध्यान रखिएगा। इस सवाल को अपनी खोपड़ी में बैठा लो। लिंगानुपात में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, लेकिन बाल लिंगानुपात जो है दोस्तों इसमें क्या हुई है, इसमें कमी, क्या कमी हुई है, इसमें वृद्धि नहीं हुई। सुन लो मेरी बात, लिंगानुपात में वृद्धि हुई है लेकिन बाल लिंगानुपात में वृद्धि नहीं हुई, इसमें दोस्तों क्या हुई है, इसके अंदर कमी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव अंगों की खरीद बिक्री और बेगार प्रथा का प्रतिषेध किस अनुच्छेद के अंदर है। बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों, सवाल घूम के आ सकता है कि मानव अंगों की जो तस्करी है, क्या मानव अंगों की जो तस्करी है इस पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में, या पूछ सकता है बालात जो प्रथा है दोस्तों, क्या जो बलात् श्रम है, क्या जो बलात् श्रम है इस पर जो प्रतिबंध है ये किस अनुच्छेद में, या आपसे पूछ सकता है बेगार प्रथा, इसका दोस्तों इसका जो उल्लेख है ये किस अनुच्छेद के अंदर है, या आपसे पूछ सकता है मानव अंगों की जो बिक्री है दोस्तों ये किसके अंदर इसमें रोक है। ये चारों की चारों सवाल पूछ सकता है। मानव अंगों का तस्करी दोस्तों, बलात् श्रम, बेगार प्रथा और अंगों की बिक्री। देखिए इसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद नंबर 23, किसमें, अनुच्छेद नंबर 23 में। आप सभी जानते हो छुआछूत जो है इसका जो अंत है ये दोस्तों कहां पर है, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 20 दोहरे दंड से सावधान, किससे, दोहरे दंड से दोस्तों बचाने वाला जो काम है वो है अनुच्छेद 20 है। शादी आपकी एक बार ही होगी दोस्तों, एक सजा के लिए आपको 2 बार, एक अपराध के लिए आपको 2 बार दंड नहीं मिलेगा, ठीक है। शादी जो है एक ही बार होगी, चिंता मत कीजिए, दोहरा दंड आपको नहीं दिया जाएगा। ये दोस्तों ध्यान रखना क्या है, अनुच्छेद 20 है। अगर पूछे आर्टिकल दोस्तों 32 संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, आर्टिकल 32 है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा अनुच्छेद जो 32 है, क्या अनुच्छेद जो 32 है इसमें दोस्तों 5 प्रकार की रिट कौन जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट जो है जारी करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए वर्तमान में कौन सा आधार नहीं है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 352, कौन सा, 352। अब तक कितनी बार लग चुका है, 3 बार दोस्तों लग चुका है। अगर पूछे आपसे मूल संविधान में कितने इसके आधार थे, 3 ही दोस्तों इसके आधार थे। एक था, ध्यान रखिएगा, युद्ध, एक था दोस्तों बाहरी आक्रमण, और एक इसका आधार था आंतरिक दोस्तों विद्रोह, क्या आंतरिक विद्रोह जो है, आंतरिक अशांति, क्या आंतरिक अशांति जो है ये इसका तीसरा आधार। तो देखिए युद्ध था, बाह्य आक्रमण था, आंतरिक अशांति, ये 3 दोस्तों आधार मूल संविधान के अंदर थे। अगर आपसे पूछ ले, क्या अगर आपसे पूछ ले कि भाई 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कौन सा एक आधार हटा दिया गया, आंतरिक जो अशांति है इसे दोस्तों हटाया और इसकी जगह कौन सा आधार जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह जो है इसे दोस्तों जोड़ा गया। फिर सुन लो, अगर आपसे पूछे कि आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अगर पूछे अरे राष्ट्रीय आपात 352 में है ना,
अगर पूछे राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 में, ठीक है। 352 अगर पूछे कितनी बार लागू हुआ, 3 बार हुआ। मूल संविधान में दोस्तों कितने आधार थे, 3 आधार थे, युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। अगर आपसे पूछे 44वां संविधान संशोधन ये 1978 का है, इसमें दोस्तों आंतरिक अशांति जो शब्द है इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसमें दोस्तों ध्यान रखना सशस्त्र विद्रोह में कन्वर्ट कर दिया। सर आप शादी मत करना, मेरा दिल टूट जाएगा। टूट जाने दे क्या, टूट जाने दे। दिल टूटने के बाद में जो पढ़ाई होती है ना, बहुत खतरनाक टाइप की होती है, बहुत खतरनाक टाइप की होती है। दिल ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, है ना। आंतरिक अशांति ये दोस्तों क्या है, सशस्त्र विद्रोह, ध्यान रखिएगा। तो इसमें युद्ध है, बाहरी आक्रमण है, आंतरिक विद्रोह दोस्तों नहीं है, सशस्त्र विद्रोह है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पहला देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित हुआ। अरे फूफा जी पढ़ ले, फूफा जी पढ़ ले, आजा, ठीक है। रसगुल्ला राम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित हुआ, ठीक बात है। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक बात है। विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, गलत बात है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का उल्लेख अनुच्छेद 323 ए में है। आइए दोस्तों बात करते हैं, अगर पूछे आपसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, क्या 1986, अगर मैं पूछूं आपसे 24 दिसंबर, ये दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस है। अगर पूछे आपसे 15 मार्च, क्या 15 मार्च दोस्तों, ये लिखिएगा विश्व उपभोक्ता दिवस। कौन सा है, विश्व उपभोक्ता दिवस, ये दोस्तों 15 मार्च है। और अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, अगर बात करें सीएटी, ये किस दोस्तों अनुच्छेद में है, 323 ए। और याद करो, जब भी दोस्तों ये मिल जाए, क्या जब भी ये मिल जाए मतलब कोई ना कोई संशोधन इसमें हुआ है, क्या कोई ना कोई संशोधन हुआ है। और जब दोस्तों बात करें 323 ए, तो ध्यान रखिएगा ये कौन सा संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन 1976। ये दोस्तों कौन सा है, 323 ए। तो आपसे पूछे ऑप्शन नंबर डी, क्या कर रहा है मेरा जोड़ी, क्या कट कर रहा है। केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण एकदम ठीक है, आर्टिकल नंबर 323 है। मैं पढ़ा रहा हूं, वो मूंगफली खा रहा है। अब बताओ यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। मतलब मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं, वो बैठा अंदर बैठ के नहीं। जैसे 7 फेरों में दोस्तों मैं तो फेरे ले रहा हूं, वो फूफा जी दोस्तों नाश्ता कर रहा है, क्या वो फूफा जी नाश्ता करने में लगा हुआ है। कतई जहर प्राणी हो यार। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एकदम ठीक बात है ना। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस 24 दिसंबर, ये भी ठीक है। और दोस्तों विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस ये गलत हो गया क्योंकि ये 15 मार्च है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का उल्लेख अनुच्छेद 323 ए में है। तो इसका आंसर जो है वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। और बात करें, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वर्षा की बूंद का गोल होना किसका उदाहरण है। कैसिकत्व, श्यानता, पृष्ठ तनाव, अपकेंद्रीय बल। कईयों को तो इनकी इंग्लिश नहीं पता है ना। ये जो सवाल है ना दोस्तों, इसमें तुम दोगे तुक्का, क्या तुक्का दोगे। ध्यान रखिएगा, कैसिकत्व जो है ये होता है दोस्तों कैपिलरी सिस्टम। क्या होता है, कैपिलरी सिस्टम। शांता होता है विस्कोसिटी, क्या होता है, विस्कोसिटी। पृष्ठ तनाव होता है सरफेस टेंशन, क्या सरफेस टेंशन जो है ये दोस्तों पृष्ठ तनाव। और अपकेंद्रीय फोर्स जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब बताओ, वर्षा की जो बूंद है इसका गोल होना किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 कैसिकत्व का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 2 श्यानता है, ऑप्शन नंबर 3 पृष्ठ तनाव है, ऑप्शन नंबर 4 अपकेंद्रीय बल। एक्चुअली में दोस्तों मैं इन चारों के आपको ऑप्शन पढ़ाना चाहता हूं। क्या ये जो 4 है ना, इन चारों के आपको ऑप्शन देखिए
केशिकत्व का उदाहरण क्या होता है? दोस्तों जब आप क्या करते हो, तौलिए को जो आपके टॉवल है उसका दोस्तों एक भाग आप गीला करोगे ना, देखना धीरे धीरे दोस्तों ऊपर की तरफ वो गीला होता हुआ जाएगा। पेज जो अखबार जो है दोस्तों, उसमें आप जेल का पेन लेना, बहुत बार हुआ होगा आपके साथ में, जेल का पेन आपने दोस्तों अपनी पॉकेट में सोना बाबू को इंप्रेस करने के लिए लगाया, उस जेल के पेन में से दोस्तों थोड़ी सी इंक निकली और वो धीरे धीरे दोस्तों क्या होता है, वो थोड़ी सी जो इंक है वो दोस्तों धीरे धीरे क्या है, फटने लगती है। ये किसका उदाहरण है? केशिकत्व का दोस्तों उदाहरण है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये कैपिलरी सिस्टम। अगला क्वेश्चन, श्यानता। क्या श्यानता जो है दोस्तों, विस्कोसिटी। अगर मैं बात करूं इसका उदाहरण है दोस्तों, गाढ़ापन जो है ना वो होता है श्यानता। क्या जो गाढ़ापन है ना दोस्तों वो होता है श्यानता। जैसे शहद जो है, शहद दोस्तों किसकी तुलना में, पानी की तुलना में क्या है, इसकी जो श्यानता है वो दोस्तों अधिक है, तो बहने में क्या होगा, समस्या होगी। पृष्ठ तनाव जो है, सरफेस टेंशन, इसका उदाहरण है वर्षा की जो बूंद है इसका दोस्तों गोल होना। और अगर पूछे अपकेंद्रीय बल, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? अपकेंद्रीय बल। दूध से मक्खन जो है ये दोस्तों किस सिद्धांत से निकालते हैं? अपकेंद्रीय बल। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव जो है वो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अयस्क से लौह धातु प्राप्त होती है? बॉक्साइट से होती है, मोनोजाइट से होती है, हेमेटाइट से होती है और दोस्तों एंथ्रेसाइट से होती है। कौन सा फेरा है? तू खुद भूल गया कौन सा फेरा है। ठीक बात है ना, अब तो तू फेरे ले ही मत, जब खुद ही भूल गया वो कहीं और फेरे ले रही है। ठीक है, बारिश वाले मेंढक भाई तुम कुछ खा तो रहे हो पक्का यार। बॉक्साइट जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा, बॉक्साइट अगर पूछे आपसे बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम। किसका है दोस्तों? एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। अगर आपसे पूछे मोनोजाइट तो ध्यान रखिएगा, थोरियम जो है वो किससे मिलता है दोस्तों? मोनेजाइट से मिलता है। अगर पूछे आपसे हेमेटाइट तो ध्यान रखना दोस्तों, हेमेटाइट जो है वो अयस्क है लोहा। अगर पूछे मैग्नेटाइट, क्या मैग्नेटाइट, ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा लोहा। अगर पूछे एंथ्रेसाइट, यह है दोस्तों कोयला। पुष्पा झुकेगा नहीं रे, एंथ्रेसाइट किसका है? कोयला। किसका? कोयला। हेमेटाइट दोस्तों लोहा, मोनोजाइट थोरियम और दोस्तों बॉक्साइट यह है एल्यूमिनियम। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अब बताओ पुष्पा, सर आप मेरा नाम लेने का कष्ट करें। ले लिया आपका नाम, ठीक है। वाराणसी जरूर आइए, आपको चुनाव लड़वाएंगे, ठीक है। कौन सी सीट से लड़वाओगे बताओ सही एक बार। कल सुबह 6:15, कल सुबह 6:15। तुम भी सोचते हो यार ये आदमी कितना खतरनाक टाइप का है। क्या कितना खतरनाक टाइप का है, छुट्टी नहीं देता। इससे बढ़िया तो ऑफलाइन वाले कम से कम संडे की तो छुट्टी देते हैं। ये आदमी बहुत खतरनाक टाइप का प्राणी है, पता नहीं कौन से जन्म का बदला निकाल रहा है। चिंता मत करो, कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों की बात है। 6:30 बजे सुबह ध्यान रखिएगा, वीकली करंट अफेयर्स का सप्ताह में आपने जो कुछ पढ़ा है वो दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स सुबह 6:15 बजे मैं आप सभी को करवाने वाला हूं। तो तैयार रहना सुबह की क्लास के लिए। 6:15 बजे 4 फेरे समाप्त हो गए। कोशिश तो बहुत की है, फिर भी आप देख लीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर देना क्लास को। खुश रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपना, मस्त रहिएगा, माता पिता का सम्मान कीजिएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल मैं आपके सामने, और एक्चुअली में दोस्तों मेरे सवाल जो है ना आप देखोगे कि इस सीरीज के अंदर मैं अधिकतर सवाल रखता हूं जो असत्य हैं, सत्य हैं। मतलब 4 ऑप्शन जो है, चारों ऑप्शन 4 क्वेश्चन बन सके। अगर मैं 20 सवाल कराऊंगा ना तो समझो कम से कम 100 सवाल जो है वो मैं आपको यहाँ कराने वाला हूं। और देखो जितने भी मुख्यालय थे आज सारे के सारे दोस्तों मैंने निपटा दिए। जितनी भी समितियां थी वो सारी की सारी आज मैंने आपको निपटा दी है। ध्यान रखिएगा अपना, फिर मिलूंगा सुबह 6:15 बजे, फिर यहीं पर आपके सामने खड़ा हुआ मिलूंगा। और झुकूंगा नहीं, क्या झुकूंगा नहीं, झुका कर छोड़ूंगा। क्या झुका कर छोड़ूंगा? अपने माता पिता का
सभी का सम्मान रखना है, आपको सभी का ध्यान रखना है। फिर सुबह 6:15 इसी मंच पर आ जाना दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। और 26 से 31 अगर जुड़ना चाहो उत्कर्ष के साथ में तो आप सभी के लिए एक ऑफर चल रहा है। फिर कह रहा हूं ये ऑफर कब आएगा किसी को नहीं पता ना। 26 से 31 आपका ऑफर है, आप उस ऑफर में जुड़ जाइएगा। बुधवार को आपका टेस्ट है अद्भुत इसका दोस्तों 7 फेरों का। शुक्रवार को अद्भुत प्रश्नोत्तरी है। अगर अद्भुत प्रश्नोत्तरी में जुड़ना है तो बुधवार का टेस्ट आपको देना पड़ेगा, ध्यान रखिए। सर 2 मिनट बात कर लो, ठीक है। सुबह सुबह नींद नहीं खुलती है, क्या करें। ठीक बात है, पापा मम्मी से बात कराना मेरी, देख नींद खुले कि नहीं खुले। 6 घंटे की साइंस की क्लास, हाँ हाँ मुझे पता है रे पुष्पा, पता है हमें लेंगे ना। पटना कब आओगे, जब आप बुलाओगे। सर आप तो क्लास के बाद में फेरे भी लगवा सकते हो। लगवा सकता हूँ, ऑनलाइन फेरे लगवाने वाला पहला इंसान हूं मैं, समझ में आई बात को। ऑनलाइन फेरे बताओ, ऐसे फेरे कौन लगवाता है तुम बताओ। ऐसे फेरे हम ही लगवाते हैं दोस्तों। मतलब तुम्हें घर बैठे दोस्तों शादी का एहसास, सरकार को तो सम्मानित करना चाहिए मुझे दोस्तों। मतलब सोचो मैं कितनी पीड़ा तुम्हारी कम कर रहा हूं, तुम्हारी घर बैठे शादी करवा रहा हूं। सोच के देखो, तुम सबकी सब लाइव हो क्या, सबकी सब लाइव हो। तुम सोच रहे हो शादी हो रही है क्या, शादी हो रही है दोस्तों। 60,000 70,000 लोग एक संग शादी कर रहे हैं क्या, एक संग शादी कर रहे हैं। भाई साहब स्टेडियम बुक करना पड़ेगा तुम्हारी शादी के लिए। और देखो तुम इमेजिन कर रहे हो कि तुम्हारी शादी हो रही है क्या, तुम्हारी शादी हो रही है। देख क्या मजा आ रहा है, क्या क्या मजा आ रहा है। सम्मानित करना चाहिए सरकार को मुझे दोस्तों कि पहला डिजिटल पंडित कौन है, कुमार गौरव। क्या पहला डिजिटल पंडित कुमार गौरव आपके सामने। सर एक चप्पल अपने हाथ में रखा करो, कोई भी बोले नींद नहीं है, नींद आ रही है, झमा के फेंक के मारो, कैमरा टूट जाएगा रसगुल्ला, फेंक के मारो। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है, अभी तो पढ़ाया। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है। सर आप कब सोते हो, हमें भी नहीं पता। सर आप कुवारों के मसीहा हो कुछ दिनों तक। और बताओ। सर पुष्पा, छोड़ो रे पुष्पा को। सर ये किस एग्जाम के लिए फायदेमंद है, जिससे भी तुम्हारे साथ फेरे लग जाएं, उन सभी के लिए फायदेमंद है। अरे क्या कर रहा है राजोडी, कमेंट दिखा। अच्छा 50,000 लाइक होने वाले, अच्छा ठीक है 50,000 लाइक हो जाए फिर जाऊंगा। सर दूध पी लो, दूध रखा हुआ है। अरे खाना तो खाऊं पहले जाके, फिर दूध पीऊंगा। सर मैं गोविंदगढ़ से बोल रहा हूं। ठीक है सर एक सीरीज निकालो, पुष्पा झुकेगा नहीं। बिल्कुल चलिए ठीक है, आज आपके लिए घोषणा है पुष्पा, पुष्पा सीरीज। कौन सी सीरीज आने वाली है, अब आएगी आपके सामने पुष्पा सीरीज। चलो ठीक है, जो साइंस की जो मैं लेने वाला था ना आपकी 5-6 घंटे की जो क्लास है, उसका नाम होगा पुष्पा सीरीज। झुकेगा नहीं, झुका के छोड़ेगा। क्या ये भाई राजूरी नोट कर ले, पुष्पा सीरीज झुकेगा नहीं, झुका कर छोड़ेगा। क्या झुका कर छोड़ेगा। साइंस की मैराथन, क्या साइंस की मैराथन, जो 5 घंटे की जो क्लास है दोस्तों, साइंस की मैराथन 5 घंटे की क्लास, पुष्पा सीरीज झुकेगा नहीं, झुका कर छोड़ेगा। ये लो एकदम एकदम लेटेस्ट, एकदम लेटेस्ट घोषणा तुम्हारे लिए, ठीक है। सर हमारे सपनों में आप आते हो, सोच तू मैं चप्पल नहीं पहनता, अगर चप्पल पहन के मैं तेरे सपनों में आ जाता। क्या तेरी झमाझम भाई साहब, धुलाई करता ना बस, तू पूछ ही मत।
सर आपको इतना याद कैसे होता है? सही बात है। हो गए कि 50,000 लाइक? अरे देवा रे देवा कर दो, तुम भी चाहते हो क्लास खत्म ही ना हो ना? करो करो फटाफट, 1,000 कम है। 50,000 लोंडे चाहिए मुझे अभी, कमेंट फो लाइक चाहिए, 50,000 लाइक चाहिए मुझे अभी, ठोको 50,000 लाइक। और कर दिए तुमने तो यार। चलो ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, अपना माता पिता का सम्मान कीजिए और मिलते हैं कल सुबह 6:15 बजे इसी मंच पर, यहीं पर आपके सामने जम के फिर बहाएंगे पसीना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं सुबह 6:15 बजे। जय हिंद, थैंक यू। उत्कर्ष ऐप पर चल रहा है डबल धमाका ऑफर, जिसमें कोई भी लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स लेने पर उसका संपूर्ण रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिलता है बिल्कुल मुफ्त। तो अभी डाउनलोड करें उत्कर्ष ऐप।